हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग इस चैप्टर के लगभग अधिकांश पार्ट ख़त्म कर लिए, मतलब परिवर्तन ख़त्म होने को है। इस चैप्टर में दो पार्ट में हम करके पढ़ेंगे, एक तो परिवर्तन, एक अपवर्तन। तो परिवर्तन लगभग ख़त्म होने वाला है। यदि आप इन सब वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप पिछले वीडियो को सब जाकर देखिए, फिर इसको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप हमसे को रिलेट रहेंगे। आपका एक अच्छा सा एग्ज़ाम के लिए नोट भी तैयार होते रहेगा। इसमें हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। हम लोग अभी तक बहुत पढ़ लिए हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं ये भी जानते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उठा होता है या फिर बाहर की तरफ होता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दो ही तरीके से बनते हैं, एक तो अनंत में रखते हैं तब बनेगा, या फिर दर्पण और अनंत के बीच में रखते हैं तब बनेगा, और दोनों समय सीधा बनता है। तो ये पढ़ना ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि इनका उपयोग भी कम होता है लेकिन बहुत अच्छी जगह पे होता है, अच्छे तरीक़े से होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सब का मतलब अवतल और उत्तल तथा समतल दर्पण का उपयोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है और किस प्रकार सीधा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब किससे कहते हैं। वैसे तो बता दिया हूँ लेकिन आप जान लीजिए। आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण है, अब इधर से प्रकाश हम रिलीज कर रहे हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, तो ये दोनों किरणें फोकस पे जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही है और दोनों किरणें टकराने के बाद मतलब परिवर्तन के बाद फैलती हुई प्रतीत है। जो मिल रही है ना, तो मिलती हुई प्रतीत होने की वजह से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ये दोनों किरणें फैलती हुई प्रतीत होती है, मतलब इस बिंदु से देखेंगे तो ध्यान से देखिए ये फैलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यदि एक बिंदु से जब किरणें फैलती हुई प्रतीत होती है ना, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसीलिए इस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अब दर्पण से प्रतिबिंब हम लोग बना लेते हैं। पहला स्थिति ये होता है कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, तो मान लीजिए हमारा वस्तु अनंत पे रखते हैं और ये हमारा दर्पण है, तो इनसे दो ही किरणें आएगी, वो भी प्रधान अक्ष के समानांतर मानते हैं, और वो दोनों आकर फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब आएगी दर्पण पे टकराएगी और टकराने के बाद दर्पण से अपसारी मतलब फैलती हुई प्रतीत हो रही है। आगे तो बनेगा नहीं प्रतिबिंब, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को फोकस पे काटते हुए प्रतीत हो रही है, इसीलिए फोकस पे आभासी सीधा प्रतिबिंब और छोटा बनता है। मतलब कि हम जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा आभासी छोटा सीधा फोकस पे बनता है। दूसरी स्थिति ये होती है कि वस्तु को खींच लाते हैं अनंत पे नहीं, लेकिन दर्पण के पास भी नहीं, दर्पण से थोड़ी सी दूर पे, नज़दीक भी हो सकता है लेकिन दर्पण में सटा हुआ नहीं होना चाहिए, दर्पण के पीछे कहीं भी रख सकते हैं। इनसे दो किरणें रिलीज होगी, एक तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी जो कि फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, और दूसरी हम इसी से भी ले जा सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं ना कि ये दोनों वापस कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, P और F के बीच मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब हमने यह देखा कि जब दर्पण या अनंत के बीच, दर्पण और अनंत के बीच कोई वस्तु को रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब P और F के बीच बन रहा है, वो भी छोटा और आभासी सीधा। तो हमने इन दोनों में यही देखा कि अवतल दर्पण द्वारा केवल आभासी ही बनता है और छोटा बनता है, वो भी सीधा बनता है प्रतिबिंब, इसीलिए इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर होता है। आप कभी देखे होंगे वाहनों के बैक में किसी भी चीज़ को देखना होता है तो ड्राइवर के सामने लगा होता है या फिर साइड में भी लगा होता है। आई होप इस अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना जिस प्रकार है उस प्रकार आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इनके उपयोग के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।